नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और बहुत अच्छे होंगे आप, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत बना रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों सफलता जो है, सफलता मेहनत की इतनी दीवानी हो जाती है कि नौकरी जो है आप लोगों के पीछे पीछे दौड़ने लग जाएगी। अगर अपन मेहनत लगातार करते रहेंगे तो नौकरी के पीछे अपन को नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो बात करें अपन राजस्थान के भूगोल की ही अपन बातें कर रहे थे, और राजस्थान भूगोल में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था आप लोगों ने राजस्थान की प्रमुख नदियां। और नदियों के बारे में अपन संपूर्ण बातें जान चुके थे, यानी कि संपूर्ण तथ्यों की जानकारियां अपन ने लास्ट वीडियो में देखी थी, जिसमें आप लोगों ने बताया था प्रमुख त्रिवेणी संगम, राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात के साथ साथ हम पढ़ चुके थे राजस्थान में नदियों का लंबाई का अवरोहीकरण, जलग्रहण क्षमता में नदियों की स्थिति क्या है, कौन कौन सी नदी सर्वाधिक जलग्रहण वाली है, कौन से जिलों में नदियां नहीं है, ऐसी संपूर्ण जानकारी जो है मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुका था। अब आगे की जो बात आती है, आगे जो अपन टॉपिक को लेने वाले हैं वो आ रहा है आपके राजस्थान की प्रमुख जिले। इन जिलों की बात की जाए तो राजस्थान के प्रमुख जिले हैं, पेपर में यहां से छपते हैं प्रश्न, बिल्कुल टैग जो लगा रखा है यहाँ पे कि पेपर में यहां से पेपर क्वेश्चन छपते हैं, बिल्कुल दोस्तों। तो ये भी बात अपन करेंगे, ये मुख्य रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है अपन टॉपिक को बढ़ाते हैं साहब, और यहां पर बात करने जा रहे हैं, यहां पर बिल्कुल बिल्कुल यहां पर अगर अपन बात करने जा रहे हैं तो देखिए दोस्तों, जिलों की बात यहां से करने जा रहे हैं। चलिए तो गुरुजी झीलें जो हैं, झीलें कितनी प्रकार की होती हैं? तो पहले तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि झीलें जो हैं, झीलें क्या है आपके, अगर बात करें अपन तो झीलें किसे कहोगे आप लोग? तो किसी भी क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, राजस्थान की प्रमुख झीलें की बात कर रहे थे अपन। झील क्या होती है, पहले तो झील की बात करें अपन। झील क्या होती है? झील झील किसी भी क्षेत्र में स्थलबद्ध जल स्रोत को झील कहा जाता है। झील कहते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है कि किसी भी क्षेत्र में या कहीं पे भी अगर स्थलबद्ध जल स्रोत है तो वो क्या कहलाएगा? आपका झील कहलाएगा। अगर बच्चों झीलों की बात करते हैं अपन, झीलों की यहां पर बात करें तो झीलों के प्रकार अगर अपन देखते हैं यहां पे, तो ध्यान देना आपको कि गुरुजी झीलों के प्रकार अपन जानते हैं, तो झीलों के प्रकार, ठीक है, झीलों के प्रकार। और झीलों के प्रकार में अगर अपन बात करते हैं तो ऐसे अगर देखा जाए तो झीलें 3-4 टाइप की होती है। 4 टाइप जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मुख्य रूप से 4 टाइप जो है बताने वाला हूं। अगर बात की जाए यहां पर तो यहां पर बात की जाती है, एक तो होती है बच्चा प्राकृतिक झील, ठीक है ना, प्राकृतिक झीलें प्रकृति की क्रियाओं के कारण निर्मित झीलें प्राकृतिक झील होती है। अगर बात की जाए यहाँ पे कृत्रिम झीलें, तो मानव द्वारा निर्मित झील होती है कृत्रिम झील। मानव द्वारा निर्मित झील कौन सी होती है? कृत्रिम झील होती है। ये बात ध्यान रखना है। आप लोगों से पूछा जाए, फिर आप लोगों के सामने जो झील आती है वो आती है आप लोगों की हिमानी झील। ठीक है ना, वायु के अपर्दन से, वायु द्वारा निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें, एक होती है भैया क्रेटर झीलें, काल्डेरा झीलें भी होती है, ठीक है। क्रेटर झीलें ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनी झीलें। तो ऐसे 2-4 झीलें होती हैं, जैसे प्राकृतिक की झील प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा, मानव कृत्रिम, ये लिखवा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं। कृत्रिम झील मानव द्वारा निर्मित झील हो जाएगी। हिमानी झील जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी बर्फ के पिघल कर किसी भी बर्फ का जो क्षेत्र होता है वहां पर एक जलराशि रहती है, स्थलबद्ध जलराशि रहती है,
तो वहां पर हिमानी झीलें मिलेगी, जैसे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। पेंगोंग झील जो है सबसे ऊंचाई पर है झील है, तो वो झील अपन कह सकते हैं हिमानी झील है, ठीक है ना बच्चों। प्राकृतिक झील है जो प्राकृतिक क्रियाओं के कारण निर्मित, क्रेटर झील ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण निर्मित, एक होती है प्लेट विवर्तनिक झील, प्लेट विवर्तनिक झील, ठीक है ना। ऐसे एक और झील होती है भैया, आप लोग देखोगे प्लेट विवर्तनिक झील, जैसे नक्की झील जो है अपने प्लेट विवर्तनिक झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों? प्लेट विवर्तनिक झील का उदाहरण है नक्की झील। ये भी बात अपन को यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिएगा, अब बात करने जा रहा हूं मैं आगे की कि सर पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान की झीलें पढ़ रहे हैं, अगर भारत की पढ़ता तो इनकी पूरी डिटेल अपन बताने वाले थे, पूरी डिटेल में इनको लिखवा था, उदाहरण भी लिखवा था। भारत की में अपन जानेंगे वहां पे खारे पानी की मीठे पानी की कालडेरा है, ठीक है। राजस्थान में सिर्फ दो प्रकार की झीलें हैं, गुणवत्ता पानी की गुणवत्ता के आधार पर दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में, अगर राजस्थान में मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, झीलें राजस्थान पानी की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान में झीलें, राजस्थान में झीलें, पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान में झीलों की बात करें अपन, तो यहां पर जो है दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। ये अगर मैं यहां से बात करता हूं तो दो प्रकार की होती है कि गुरुजी दो प्रकार कौन कौन से हैं इसके, अगर बात करें अपन तो यहां पर देखिएगा आप लोग, एक तो आ जाएगी साहब मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की, पहले खारे पानी की लिख लेते हैं सर, खारे पानी की झीलें, पानी की झीलें, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर आ जाएगी आप लोगों के मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झील, ठीक है साहब। तो दो प्रकार से झीलों का वर्गीकरण अपन जो है यहां से कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दो प्रकार से। तो ये दो प्रकार से अपन ने कर दिया, ठीक है। खारे पानी की झीलों की एक ट्रिक याद रखनी है आप लोगों को, एक ट्रिक याद रखनी है आपको पहले तो, कि बाप रे साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, फाड़े रे, कि बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब इससे याद करवा देता हूं मैं, खारे पानी की पहले बात करें पर, कि एक तो आ जाएगी बाप आ जाएगी, ठीक है ना, बाप झील जो है, ठीक है ना। प से पंचपद्रा भी बन जाएगी, पहले इसकी बात करते हैं। रे से रेवासा आ गई, रेवासा सिक्कर में है, ठीक है ना बच्चों। रेवासा कहां है गुरुजी? सिक्कर में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अगर बात करें तो सांबर आ जाएगी, सांबर, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो डीडवाना, डीडवाना झील आ गई। काश से कौन सी झील आ जाएगी? खाचोर आ जाएगी, खाचोर आ जाएगी, ठीक है ना। और का से ही क्या आ जाएगी आपकी दो झीलें, कावोद भी आ जाएगी, कावोद भी आ जाएगी। प से क्या हो जाएगा? पंचपदरा, पंचपदरा, ठीक है ना। पंचपदरा, कु से क्या हो जाएगा? कुचामन, कुचामन। ता से क्या हो जाएगा? तालछाप, तालछाप, ठीक है ना भाई। फा से क्या हो जाएगा आप लोगों के? कौन सी बच गई? डे से डेगाना, डे से डेगाना। और फा से हो जाएगा फलोदी, फलोदी,
ठीक है ना। और रे से क्या हो जाए, रेवास आएगी। तो ये जिले अपन यहां से पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना भैया। ये जिले जो हैं अपन पढ़ने वाले हैं। ल से क्या हो जाएगा गुरुजी, लूणकरण सर, लूणकरण सर हो जाएगा। ठीक है ना, ल से लूणकरण सर। ठीक है, रे से रेवादा, काउद हो गई, तालछापर हो गई, बाप, ठीक है ना। ये सारी झीलें अपन पढ़ने वाले। फिर मीठे पानी की झीलों की बात अपन करेंगे। पहले इसको आप जो है उतार लीजिएगा, पहले इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा, उतार लीजिए इसे अच्छे तरीके से। चलिए, तो खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों को आप लोग जो है उतारिए, फिर आगे की बात अपन करते हैं। चलिए बताइए मेरे दोस्तों, यहां पर दो प्रकार से अपन ने झीलें पढ़ी हैं और दोनों ही प्रकार से आप लोग देख सकते हो। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, बा से बाप, रे से रेवासा, सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से काचोर कावोद, प से पंचपत्रा, कु से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फ्लोदी, डे से डेगाना। ये जिले आप लोगों की आएगी, अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है ये बात। ठीक है बच्चों, याद रखनी है गुरुजी यह बात। चलिए, अब नेक्स्ट जो है वो बात करने जा रहे हैं अपन कि सर सबसे पहले कौन सी झील पढ़ने वाले हैं, सांबर झील पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले जो झील पढ़ने वाले हैं अपन वो पढ़ने वाले हैं सांबर झील। ठीक है, सांबर झील। सांबर झील की बात करने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि सर ये जो झील है आपकी, पहले इसकी लोकेशन जो है इस प्रकार से देखोगे आप लोग, तो एक तरफ तो क्या आ गया आप लोगों के यहां पर, अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर बात करते हैं तो इधर तो है फुलेरा, फुलेरा, ठीक है ना। और इधर जो है आप लोगों के, इधर आ जाएगा आप लोगों के डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। तो और इधर जो आ जाएगा आप लोगों के वो आ जाएगा अजमेर, अजमेर, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़। भैया ये जो है इसका विस्तार है, ऐसे है ये झील आप लोगों की। अगर आप लोग देखोगे तो सांबर झील 3 जिलों में है। अभी बता नहीं रहा, अभी लिखवाऊंगा इसके बारे में बात, पहले समझो इसको कि सांबर जो झील है वो 3 जिलों में है। और अगर बात करें अपन, अगर बात करते हैं इसकी अपन, तो गुरुजी इसमें जो याद क्या रखना है आपको कि सर ये जो झील है इसका विस्तार 3 जिलों की सीमा निर्धारण करता है, 3 जिलों की सीमा निर्धारण करता है। चलिए आगे सारी बातें बताएंगे, पहले इसकी सांबर झील की निर्माण की बात करते हैं अपन। सांबर झील की, तो सांबर झील की बात करने जा रहे हैं अपन, तो ध्यान दो बच्चा कि गुरुजी अगर बात की जा रही है यहाँ पे निर्माण की, तो ध्यान रखेगा सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का निर्माण, निर्माण ध्यान रखिएगा बच्चों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार, अनुसार वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने करवाया था। करवाया, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है भैया, किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण, ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। चलिए अब बनाते हैं इसकी लोकेशन, ठीक है इस प्रकार से, वो तो वहां ऐसे ही समझाई थी मैंने ऐसे। तो ये तो हो गया
डीडवाना, कुचामन, ठीक है ना। और ये हो गया आपका जयपुर, जयपुर, और ये हो गया अजमेर, अजमेर, ठीक है ना। अब देखो ये तो डीडवाना कुचामन में चली गई, ठीक है ना, चलेगा। अब बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई, तो लंबाई जो है वो है 32 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कितनी बोलो, 32 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की अगर बात करते हैं अपन, इसकी चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो वो कितनी है, 3 से 15 किलोमीटर, लगभग 3 से 15 किलोमीटर, ठीक है ना। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इस झील के यहां पर ही बना हुआ है बच्चों, इस झील के यहां पर ही बना हुआ है आपके, क्या बना हुआ है गुरुजी, तो यहां बना हुआ है शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता का, माता का मंदिर। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। केसरी झील के पास ही अगर आप लोग जयपुर में देखोगे तो शाकंभरी माता का मंदिर इस पर बना हुआ है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो क्या ध्यान रखना है हमें कि सर शाकंभरी माता का मंदिर यहां पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। चलो, तो ये ठीक है। उसके बाद में यहां पर अगर बात करोगे आप, तो यहां पर एक मस्जिद भी है, यहां पर एक मस्जिद है। और ये मस्जिद कौन सी है अगर मैं बात करूं, तो यहां पर एक मस्जिद है, वो है नलियासर, नलियासर मस्जिद भी यहां पर बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए इसी झील के यहां पे, तो यहां पर अब अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम लगा हुआ है, वो है सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड भी यहां पर लगा हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई, सांबर साल्ट लिमिटेड। फिर बात करूं इसी झील के यहां पे, तो जयपुर फुलेरा राजमार्ग यहां से गुजरता है, ठीक है। जयपुर फुलेरा राजमार्ग जो है बच्चा, ध्यान देना, जयपुर फुलेरा राजमार्ग में पड़ती है। यहां गुजरता है। ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अभी सारी डिटेल लिखवाने वाला हूं आगे से आगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट झील है। पहले थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं, तो ये बात आप लोगों को ध्यान इसमें रखनी पड़ेगी। इसी झील की बात करते हैं अपन, अगर यहाँ पे और भी अपन चीजें देखते हैं, तो गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस भी यहाँ पर आप लोगों के सामने आता है, मतलब आप लोगों के नहीं, इस झील में आता है। इस झील में गुजरात का राजहंस पक्षी भी दिखाई देता है। चलिए, अब डिटेल लिखना इसकी स्टार्ट कर देते हैं अपन। बिल्कुल दोस्तों, डिटेल जो है थोड़ा सा किसको उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो, इसकी डिटेल लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सांबर झील, झीलें जो है खारे पानी की झीलें, वो किसका अवशेष मानी गई हैं, अभी सारी बात लिखा रहा हूं, ठीक है। अभी सारी बातें लिखवा रहा हूं, किसका अवशेष वो मानी गई है। चलो, आप इसे जो है ऐसे कैसे बना लो। चलिए, देखिए, अब बात करूं मैं यहां पे, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ही क्या, सब जगह ही राजस्थान में खारे पानी की, खारे पानी की समस्त झीलें 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। अब 33 सागर, अब मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है, अब आपको पता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है आपका, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है
ये किसका अवशेष माना गया है प्रदेश? ये तैतीस सागर का अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है, अवशेष है, ठीक है ना। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि सर किसका अवशेष माना गया है, इसको तैतीस सागर का अवशेष माना गया है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से आगे की, तो ध्यान रखना रे बच्चों कि सर तैतीस सागर का अवशेष से खारे पानी की झीलें अधिकतर पश्चिम मरुस्थल में ही पाई जाती है। एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि खारे पानी की झीलें जो हैं पश्चिम भाग में ही पाई जाती हैं, ठीक है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें, बिल्कुल गुरुजी, तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें पश्चिम भाग में ही पाई जाती है। इसका कारण क्या है? कारण तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण क्या है तो सुनिए कि ये एक तो क्या है, ये तैतीस सागर का अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। पहली चीज तो ये याद रखनी है आपको, किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। दूसरा क्या है बच्चा? उच्च तापमान होता है यहां पे, उच्च तापमान, ठीक है ना। उच्च तापमान के कारण यहां पर वाष्पीकरण की दर ज्यादा है, के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक, ठीक है ना। एक तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर ज्यादा है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में लवणीय चट्टानों का होना, बिल्कुल। इस क्षेत्र में भैया लवणीय चट्टाने भी हैं और खारे पानी की जो चट्टाने हैं उन चट्टानों की वजह से, यानी कि अपसरण हो के वर्षा ऋतु में मान लो पानी भी आता है तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और वो झील जो बनेगी वो झील कैसी बनेगी? खारे पानी की बनेगी भाई। पानी यानी कि ये चट्टानों से कोशिकतो प्रक्रिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा, नमक का ऊपर आ जाता है, लवणीय चट्टानों का होना, जिससे जिससे हाँ जिसके कारण कोशिकतो क्रिया द्वारा नमक का ऊपर आ जाना, तो पानी जाते ही, जैसे इस धरती में पानी जाएगा और खारा पानी निकलेगा एक तरीके से, मतलब वो जो पानी है ना सामान्य ऊपर वर्षा का पानी, वो भी क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है? लवणीय चट्टान है और लवणीय चट्टानों के कारण नमक जो है ऊपर आ जाता है बच्चों, नीचे का पिघल कर ऊपर एक लेयर जम जाती, एक परत जम जाती है, ठीक है ना, उस प्रकार से, ठीक है ना, और कोशिकतो प्रक्रिया के द्वारा। चलिए, तो ये कारण आप उतारते जाओ साथ के साथ, हाँ साथ के साथ उतारते भी जाना है भैया आप लोगों को, साथ के साथ उतारते भी जाना है आप लोगों को। चलो उतार लो, यही पॉइंट है। लिखना चाहो लिख सकते हो, एक और पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग कि गुरुजी क्या पॉइंट है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, तो सुनिए
कि यहां पर अगर बात करें अपन आगे की और बात करते हैं अपन, तो ध्यान दीजिएगा कि सर दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि खच के खच के रण से मानसूनी पवनों द्वारा नमक उड़ाकर लाना। ठीक है ना। तो ये मानसूनी पवने जो हैं ये नमक उड़ा लाती हैं बच्चों, ये नमक उड़ा लाती हैं। ठीक है ना। यानी कि खच के रण से मानसूनी पवनों द्वारा नमक उड़ाकर लाना है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान है रखनी है। ठीक है, चलिए तो उतार लो भैया। फिर सांबर झील की तो बात अपन कर ही रहे हैं, सांबर झील की तो बात अपन कर ही रहे हैं। ठीक है, चलो तो सांबर झील की भी बात अपन कर ही रहे हैं। चलो उतारो उतारो। चलिए अब ये देखो, यहां पे सांबर झील की बात अपन कर रहे थे। तो अब बच्चों इसी में अगर बात करें अपन आगे, इसके आगे अब लिखना है आपको। वो तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी, बस समझाने के लिए मैंने वो पेज बताया है आपको कि राजस्थान के पश्चिम भाग में ही क्यों खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ है और कैसे ये बन रही हैं, वो सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाया है। अब सिर्फ बारिश जो आई है बच्चों वो आगे की है। सांबर झील में ही बात कर रहे थे कि इसकी लंबाई जो है आप लोगों के सामने है। लंबाई है 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। 3 से 15 भी मिल जाती है बच्चों, 3 से 15 किलोमीटर भी मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ जयपुर फुलेरा रेल मार्ग भी है यहाँ पे, रेल मार्ग भी है यहाँ पे। ठीक है, रेल मार्ग यहां से गुजरता है, राजमार्ग नहीं रेल मार्ग यहां से। सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में स्थापित हुई थी, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नलियासर मस्जिद भी यहाँ पर है और शाकंभरी माता का मंदिर भी यहाँ पर है। सारी बातें मैंने बता दी थी आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे की, तो ध्यान दीजिएगा। सांबर झील सांबर झील अजमेर डीडवाना कुचामन कुचामन सांबर झील अजमेर डीडवाना कुचामन जयपुर जिलों की सीमा निर्धारित करती हैं, निर्धारित करती हैं। ये बात ध्यान रखना, सांबर झील जो है अजमेर डीडवाना कुचामन जयपुर जिलों की सीमा निर्धारित करती है। बिल्कुल गुरुजी। दूसरी इंपोर्टेंट, यहां पर नमक उत्पादन, यहां पर नमक उत्पादन के लिए केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का उपक्रम उपक्रम के लिए केंद्र सरकार का उपक्रम सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर साल्ट लिमिटेड स्थापित किया गया है जिसकी स्थापना
1964 में हुई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1964 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। सांबर साल्ट लिमिटेड। फिर देखो सांबर झील, झील सांबर जो झील है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ये देश के कुल नमक का कितना प्रतिशत उत्पादन करती है? सुन लो। सांबर झील देश के कुल नमक का, कुल नमक का 8.7% उत्पादन करती हैं, करती हैं, जबकि जबकि राज्य के कुल नमक का 80% उत्पादन करती हैं, करती हैं। ठीक है ना? ये बात भी अपन को यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे कि सर इसी झील की बात करें अपन, बिल्कुल सर इसी झील की बात करते हैं अपन, तो यहां पर जो है, यहां पर टोटल जो नमक है वह कितना है? तो ध्यान रखो बच्चों, टोटल नमक की बात करते हैं तो यह देश में खाद्य श्रेणी का श्रेणी का नमक उत्पादन करती है, उत्पादन करती है, नमक उत्पादन करती है। खाद्य श्रेणी का नमक उत्पादित यहां पर होता है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत शानदार तरीके से याद करवा रहे हो। फिर आ जाओ यहां पर, अगर बात की जाए इसी झील में, तो यहां पर नमक उत्पादन के लिए जो आपको मैंने बता ही दिया, सांबर साल्ट लिमिटेड, आप लोगों को ध्यान यहां से रखना है। इस झील के किनारे, इस झील के किनारे किनारे शाकंभरी माता का माता का मंदिर स्थित है, स्थित। भैया ध्यान रखिएगा शाकंभरी माता, क्योंकि आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि गुरुजी यहां पर बात की जाए तो ये चौहानों की, जो यहाँ के अजमेर के जयपुर के चौहान थे, ये चौहानों की कुल देवी थी भैया। चलिए चलिएगा, तो शाकंभरी माता का मंदिर भी यहां पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अपन इसी झील के यहाँ पे, तो इस झील में से जयपुर फुलेरा फुलेरा जयपुर फुलेरा रेल मार्ग गुजरता है, गुजरता है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान यहां पे रखनी है। फिर दूसरी इंपोर्टेंट बात, संत दादू दयाल ने संत दादू दयाल ने प्रथम उपदेश इसी झील के पास बैठ कर दिए थे, बैठ कर दिए थे।
तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी कि संत दादू दयाल ने पहला जो उपदेश दिया था भैया, ठीक है ना, नारायणा जयपुर में दिया था, लेकिन नारायणा जयपुर आसपास ही पड़ता है, तो इसी झील के क्षेत्र में दिए थे, ऐसी मान्यता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बस आप लोगों को उतारना पड़ेगा इनको, बस आप लोगों को इतना सा काम करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि उतारने के बाद में ही आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं समझ में आएगी। चलिएगा, अब आप लोगों से चलो, राजस्थान देश में कुल कितना नमक उत्पादन करता है टोटल, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक लाइन लिख सकते हो आप लोग, राजस्थान, राजस्थान कहीं पे भी लिख लेना, राजस्थान देश के कुल नमक का 12% उत्पादन करता है। 12% उत्पादन करता है, ये बात पे अपन को ध्यान। अब उतार लीजिए आप लोग, यहां तक उतारो साहब। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, झील पूरी नहीं होगी, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट लगा के लिखो, सांबर झील एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। सांबर झील एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है, ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना बच्चा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सांबर को वर्ष 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया, रामसर साइट घोषित किया गया। भैया रामसर साइट कब बनी थी? ये 1990 में बनी थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए और आ जाओ, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर बात की जाए 1990 में रामसर साइट बन गई, अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी यहां पर है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर इस झील में गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस दिखाई देता है या आता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी। गुजरात का राजहंस जो है इस झील में दिखाई देता है, राज्य पक्षी, जैसे अपना राज्य पक्षी क्या है, गोडाउन, ऐसे। तो भैया रामसर साइट 4 हो चुकी है। सांबर पहली थी, 1981 में बन गई थी पहली, केवलादेव, फिर सांबर, फिर मैनार, फिर फलोदी, 4 रामसर साइट हो चुकी है। सारा वीडियो मैंने डाल रखा है, रामसर साइट कौन कौन सी है, चारों के चारों देख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट बात करूं मैं यहां से सांबर झील की, और बहुत सारी इंपोर्टेंट बात है। वर्ष 2019
में एवियन एवियन बोटुलिज्म एवियन बोटुलिज्म विषाणु के कारण वर्ष 2019 में एवियन बोटुलिज्म विषाणु के कारण इस झील में, ध्यान रखिएगा, एवियन बोटुलिज्म विषाणु के कारण इस झील में सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान है रखनी थी, ठीक है ना। एवियन विषाणु फैल गया था भैया, जिसके कारण बहुत सारे पक्षी यहां पर अनेकों संख्या में अलग अलग प्रकार के बेचारे पक्षी यहां पर मिल गए थे। कुर्जा पक्षी भी यहां देखा जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा, कुर्जा पक्षी यहां पर दिखाई देता है, या दिखाई देता है, आता है, दिखाई देता, ये भी बात आपको ध्यान है रखनी है, ठीक है ना बच्चों। ये भी बात आपको रामसर साइट ये घोषित हो ही चुकी है, ठीक है। चलो, इस झील में सर्वाधिक नमक, देखिए नमक मेंथा नदी या मेड़ा नदी, एक ही बात है, नदी लेकर आती हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकर आती है। अब कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं ये मैं यहां अंडरलाइन कर दूंगा आपसे। ये एक तो ये आ गया, एक ये आ चुका है, ये लगा ही दिया मैंने, वेरी मोस्ट, ठीक है ना भाई। एक ये आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है आप लोगों को। चलिएगा, चलिए बात करूं नेक्स्ट। मेढा नदी, मेंथा नदी यहां पर जल लेकर आती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई इस झील की। फिर बात की जाए कि सर्वाधिक नमक यहां पर मेंथा नदी लेकर आती है, सांबरसाल लिमिटेड, मैंने बता ही दिया। यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पीके मूवी की शूटिंग, पीके मूवी की शूटिंग भी हुई थी, यहां शूटिंग भी हुई थी। अब ऐसे प्रश्न तो पूछे नहीं पूछा है, लेकिन ध्यान रखना पहले आ गया था करंट अफेयर्स में, पहले करंट अफेयर्स में आ गया था ये पीके मूवी, इसलिए मैंने दोस्तों ये लिखवा दिया है, नहीं तो नहीं पूछे। देखो इतना तो क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, ये तो पहले की ही बात है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट पेज। सांबर झील को भविष्य में जलीय अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। सांबर झील को भविष्य में क्या बनाया जाना है, जलीय अभ्यारण्य बनाया जाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात। चलिएगा, एवियन बोटुलिज्म बता ही दिया मैंने आप लोगों को कि कौन सा विषाणु था, एवियन बोटुलिज्म, ठीक है ना। चलिएगा, सांबर महोत्सव का आयोजन 24 से 28 जनवरी
2025 में किया गया। किया गया सांबर महोत्सव का आयोजन जो है 24 से 28 जनवरी के मध्य किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इस झील में खारी खंडेला मेंथा और रूपनगढ़ नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है ना। इस झील में खारी खंडेला मेंथा और रूपनगढ़ नदियां आती हैं। भाई ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, छाप लो इसको भी, ये बात भी आपको ध्यान है रखनी है। जब एशिया का हो गया तो भैया भारत का भी हो जाएगा। चलिए, देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय केंद्र हो गया तो भारत का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अलग तरीके से लाइन पूछ ले, ऐसे पूछ ले कि देश में सबसे बड़ा अंतरस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र, वो है आपकी सांबर झील। सांबर झील, ठीक है ना भाई। देश में सबसे बड़ा अंतरस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है आपकी सांबर झील। अगर ऐसे नहीं तो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है, अगर बात की जाए, ठीक है ना। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, वो है आपकी चिल्का झील। वो चिल्का है भैया, वो है ओडिशा में। चिल्का झील उड़ीसा में। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप लोग, ऐसे बताऊंगा ही सही। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी। भविष्य में इसे जलीय अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये भी बात अपन को अच्छे तरीके से। सांबर महोत्सव का आयोजन 24 से 28 जनवरी 2025 को किया गया। इस झील में खंडेला, खारी, मेंता, रूपनगढ़ नदियां आकर मिलती हैं। देश में सबसे बड़ा अंतरस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र सांबर झील है। और देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी आपकी चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में है। दूसरी इंपोर्टेंट, यह झील 1749 में जयपुर रियासत द्वारा जोधपुर रियासत को लीज में दे दिया, लीज में दी। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि यह झील जो है 1749 में, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जयपुर रियासत के द्वारा जोधपुर रियासत को लीज में दी गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, तो उतारो इन लाइनों को, फिर आगे की बात जो है अपन करने वाले। बिल्कुल दोस्तों, चलिए
तो यहां पर जो है देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर बात करें तो चिल्का ही मानेंगे भैया ना, ठीक है ना, ध्यान रखना चिल्का झील ही मानी जाएगी, ठीक है ना। चलिए चलो जी, उतारते जाओ बच्चों, फिर टाइम मत लगाओ आप लोग जो है, ठीक है ना। सांबर को भविष्य में जलीय अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा। और सांबर महोत्सव का आयोजन 24 से 28 जनवरी को 2025 को किया गया है। चलो अब बात करूं यहाँ पे डीडवाना झील की। झील और डीडवाना जो झील है बच्चा, वो आप लोगों की कहां है, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में, इसकी अगर बात करें तो इसे खालदा झील भी कहा जाता है। खालदा झील भी कहा जाता है। इसे भैया जो है खालदा झील भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं सर, रख लेंगे, आप बोल रहे हो तो याद भी रख लेंगे। तो उतारो ऐसे कैसे, इसे खालदा झील भी कहा जाता है, ठीक है। यहां से यहां से अखाद्य श्रेणी का श्रेणी का नमक उत्पादन किया जाता है। क्या जाता है, यहां पर अखाद्य श्रेणी का नमक उत्पादन किया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर बात करें अपन, तो यहाँ के नमक में NaCl की मात्रा कम है। तो NaCl की मात्रा कम होने के कारण यह खाद्य का है, ठीक है। नमक उत्पादन के लिए, बस नमक उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न उपक्रम स्थापित किए गए हैं। भैया ये उपक्रम जो है आप लोगों को मैं बता दूं, उपक्रम मतलब ये कंपनियां क्या कर रही है, यहां पे सीधी सी बात याद रखो, नमक उत्पादन करेगी। सांबर साल्ट लिमिटेड जैसे अपन ने पढ़ी थी, राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड है एक, तो आप लोगों को राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड, राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड 1960, ठीक है ना। ये कंपनी आपको याद रखनी है, राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड 1960। अच्छा एक और लिख लो, राजस्थान 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 केमिकल वर्क्स लिमिटेड। राजस्थान केमिकल वर्क्स लिमिटेड, और ये कब 1962 या 64, नहीं 62, 64 ही है, ठीक है 64 आ जाएगा 1964। सोडियम सल्फेट नमक उत्पादन होता है यहां, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना भाई, सोडियम सल्फेट। तो अब उतार लो बिल्ली से, अब कंप्लीट है। सोडियम सल्फेट यहां पर बनाया जाता है।
ऊपर सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है, ठीक है ना। यहां क्या बनाया जाएगा, तो यहां बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है ना भाई। चलो एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लो, वर्ष 2008 में इस झील का निजीकरण कर दिया गया है, ठीक है ना। वर्ष 2008 इसका क्या कर दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया है। अब निजी कंपनियों के द्वारा ये संचालित हो रही हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। निजी कंपनियों के द्वारा संचालित हो रही है। चलिए ठीक है ना। तो 2000 में ही वो वर्ष 2000 में ही सब उपक्रमों को बंद कर दिया सरकार ने। सिर्फ देवल नामक संस्था है एक, वही नमक उत्पादन करती है भाई। सभी उपक्रम बंद कर दिए। लिखो के लाइन, वर्ष 2000 में राज्य सरकार के सभी उपक्रमों को बंद कर दिया गया है। केवल देवल नामक संस्था नमक उत्पादन करती है। चल, सिर्फ कौन सी संस्था करेगी यहां पे, देवल। और सारे ही नमक उत्पादन केंद्र थे, उन्होंने राजस्थान सरकार ने उन्हें बंद कर दिया गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वर्ष 2008 में ही इसका क्या हो गया, निजीकरण हो गया था। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो अपन बात करेंगे फिर आगे की, ठीक है। तो ये जिले अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ ली हैं। 11 बजे लाइव क्लास पे अपन मिलने वाले हैं। जिले यहां से चली थी, जिले इससे पहले से चली थी, सारी जिले मैंने समझा दी। मेन रूप पे तो कौन सी जिले होती है, सरे प्राकृतिक हिमानी कैसे होती है, वायु कैसे होती है, कैसे निर्माण होता है, प्लेट विवर्तनिक झील कौन सी होती है। फिर अपन ने जिलों को जाना, कैसे जिले याद करिए अपन ने, खारे पानी की, इसका विस्तार जो है 3 जिलों में है। फिर संपूर्ण विस्तार जाना, फिर इसकी डिटेल अपन पढ़ रहे थे। फिर इसके संपूर्ण बातें इस झील की अपन जान चुके हैं। फिर आई थी डीडवाना झील, और डीडवाना झील की बातें अपन ने जान ली। अब ये पेज जो है मैंने अलग से कर दिया है, इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो कि पश्चिम मरुस्थल में ही क्यों मिलती है खारे पानी की झीलें। अधीनस्थ बोर्ड ने कितनी बार ये प्रश्न पूछ लिया, तो ये ऑप्शन में आते हैं ऐसे। आप देखो पुराने पेपर उठा के देखो, पता तब चलेगा भैया, ठीक है। तो ये सब चीजें बता दी गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।